अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। चाहे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हो या सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, जब हम रिग्रेशन मॉडल फिट कर लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए होता है दैट इज़ अबाउट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल। ये जो मॉडल हम फिट कर रहे हैं क्या वो गुड भी है या नहीं, या ऐसे ही है कि कोई मॉडल बस हमने फिट कर दिया है और उसकी कोई भी स्ट्रेंथ हमने चेक नहीं की। जैसे जब हमने कोरिलेशन की बात की थी और आपको एग्जांपल याद होगी कि हमने क्लास में डिस्कस की थी कि अगर आप कोरिलेशन किसी ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान फिट करते हैं जिनका कोई आपस में ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, बट ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल उनके दरमियान कोरिलेशन आ जाती है, तो क्या वो कोरिलेशन इंटरप्रेटेबल भी है कि नहीं, मीनिंगफुल भी है कि नहीं। इसी तरह जब आप रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे तो उसकी गुडनेस ऑफ फिट को चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मैयर जो यूज़ होता है फॉर चेकिंग द गुडनेस ऑफ फिट दैट इज़ आर स्क्वायर्ड, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने मिड से पहले बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ डिस्कशन की थी, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस की थी, बट आई हैव टोल्ड यू कि हम इसको लेटर ऑन फिर दोबारा से डिटेल में चीज़ें चेक करेंगे। तो आज हमारा बड़ा आसान सा टॉपिक है आर स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट। तो आर स्क्वायर एक्चुअली हमें क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज अ की मेट्रिक यूज्ड टू एवेल्युएट हाउ वेल अ रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन्स to the variability of the dependent variables. Means in simple word if I say कि जितना अच्छा आपके predictors रिस्पॉन्स वेरिएबल को एक्सप्लेन करेंगे इट मीन्स उतना ही अच्छा मॉडल फिट हुआ है। इसकी अगर रेंज आप देखें तो इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ऑब्वियसली इसके फार्मूला में ये स्केयर्ड मैयर है, मेट्रिक है, दैट्स वाई इट विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1। इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी। अब वैल्यू ऑफ 0 क्लोज टू 1 जितना क्लोज होएगा 1 का, इसका मतलब है कि मॉडल इज एक्सप्लेनिंग ऑल द वेरिएबिलिटी। ऑब्वियसली ये आइडियल सिचुएशन है, 1 केस हमारे पास कभी भी नहीं होएगा, बट इट मीन्स कि जितना क्लोज टू 1 होएगा इट इज़ इंडिकेटिंग दैट प्रेडिक्टर्स आर एक्सप्लेनिंग द मॉडल इन अ वेरी गुड सेंस। और अगर आपका मॉडल जितना जीरो के क्लोज आर स्क्वायर जितना 0 के क्लोज होएगा, इसका मतलब है कि आपके प्रेडिक्टर्स आर अनएबल टू एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल। ये एक इंडिकेशन है कि आर स्क्वायर आपका जितना अच्छा आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से कि आप जो है वो हाउस प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज, कि लेट्स से उसका एरिया कितना है, उस बेस पे उसके किसी घर के प्राइस को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और अगर लेट्स से हमारे पास एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है कि हम हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर फुटेज, तो इफ आर स्क्वायर इज 0.85, लेट्स से हमारे पास आर स्क्वायर 0.85 आया, तो इट मीन्स 85% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन हाउस प्राइसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्क्वायर फुटेज। एज यू नो कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रेडिक्टर था, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की कि 55% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन हाउस प्राइसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्क्वायर फुटेज, जो एक ही प्रेडिक्टर था। लेट्स से अगर हमारे पास ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, लेट्स से हम स्क्वायर फुटेज भी कहते हैं, फिर कहते हैं नंबर ऑफ बेडरूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ वॉशरूम्स इन अ हाउस, नंबर ऑफ गैराज इन अ हाउस, नंबर ऑफ किचन्स इन अ हाउस। लेट्स से आप डिफरेंट प्रेडिक्टर्स ले लेते कि उससे हाउस प्राइस जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिर आर स्क्वायर अगर लेट्स से हमारे पास 85% आता, तो फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते दैट 85% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन हाउस प्राइसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑल द प्रेडिक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की दी है, इसलिए हमने कहा 85% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन हाउस प्राइसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्क्वायर फुटेज। अच्छा, अब ये एक बहुत अच्छा मेट्रिक है, लेकिन एज यू पीपल नो कि हर मेट्रिक के साथ जो उसके एडवांटेजेस भी हैं तो समटाइम्स उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसका जो डिसएडवांटेज है कि आर स्क्वायर जो है हमारे पास, इसकी लिमिटेशन ये है कि जैसे जैसे आप प्रेडिक्टर्स, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर बढ़ाते हैं, आर स्क्वायर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता जाता है। इसका मतलब क्या है कि लेट से कि अगर आप हाउस प्राइस को रिस्पॉन्स वेरिएबल के लिए कोई ऐसा प्रेडिक्टर भी उसमें ऐड कर दें जो उसके लिए लेट से कोई मींस वर्थफुल प्रेडिक्टर ना हो, तो भी वो क्या करेगा कि वो आर स्क्वायर को इंक्रीज करेगा। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स, adding unrelated variable like the color of student's notebook
might slightly increase R squared, but these variables do not provide any meaningful explanation of test score. Let's say अगर हम टेस्ट स्कोर जो है स्टडी आवर्स के बेस पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और मैं उसमें एक ऐसा प्रेडिक्टर ऐड कर देती हूँ कि कलर ऑफ स्टूडेंट नोटबुक के, जिस नोटबुक पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से उसका कलर क्या है। अब ये वेरिएबल ऐड करने से एक प्रेडिक्टर तो ऐड हो रहा है, आर स्क्वायर भी बढ़ जाएगा, लेकिन हम सबको पता है कि ये जो आर स्क्वायर है ये मीनिंगफुल नहीं होएगा, क्योंकि ये प्रेडिक्टर कोई मीनिंगफुल एडिशन नहीं कर रहा, कोई वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन जितने वेरिएबल्स आप प्रेडिक्टर्स ऐड करते जाएंगे, यू विल सी कि आपका आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आर स्क्वायर इस चीज़ को चेक नहीं कर सकता कि जो प्रेडिक्टर आया है, इसमें आपने ऐड किया है, क्या वो मीनिंगफुल एडिशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी उठा के 4-5 प्रेडिक्टर्स जो मीनिंगफुल नहीं है वो भी ऐड कर देंगे तो आपके आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। और आप अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ये मैडम ने तो ये बताया था कि आर स्क्वायर जितना क्लोज टू 1 है, इसका मतलब है कि मॉडल बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएबिलिटी को, तो ये हमने बड़ा अच्छा मॉडल फिट कर लिया है। तो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, आपको चेक करना है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसके बाद हमारा एक दूसरे मैयर पे आते हैं जिसका नेम है एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आर स्क्वायर के फार्मूला को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि वो इस प्रॉब्लम को, एडिशन ऑफ जो अननेसेसरी प्रेडिक्टर्स हैं, उनको जो है वो कैटर कर सके। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे उसका फार्मूला ऐड नहीं किया, यूजुअली शायद ऑलरेडी हमने क्लास में जब पढ़ा था टॉपिक डिस्कस किया था। आर स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू होता है हमारे पास वेरिएशन एक्सप्लेन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, या जिसको आप रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर इज द व्हाट विच इज एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन एक्सप्लेन बाय द मॉडल, और डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, कि जितनी वेरिएशन टोटल हमारे पास वेरिएशन है वो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है। अगर आप इसको इन डिटेल अगर देखना चाहें तो ये जिम फ्रॉस्ट की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, उसमें इन डिटेल विजुअलाइजेशन के साथ भी डिस्कस किया गया, प्लस फार्मूलाज भी हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया कि ऑलरेडी हम उसको देख चुके हैं। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर में अगर आप आएँ तो इसमें हमने कहा कि एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड एड्रेसेस दिस प्रॉब्लम, मीन्स ये जो अभी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि आप जैसे ही कोई प्रेडिक्टर ऐड करेंगे तो वो क्या होएगा कि आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है कि इस प्रॉब्लम को जो है वो एडजस्ट करता है, कैसे एड्रेस करता है, बाय पिनलाइजिंग द एडिशन ऑफ अननेसेसरी प्रेडिक्टर्स, कि अगर कोई अननेसेसरी प्रेडिक्टर ऐड होएगा तो वो उसे पिनलाइज करेगा। पिनलाइज मीन्स होता है पनिश करना या पेनल्टी देना या उसको सजा देना, कि मीन्स अननेसेसरी अगर आपने ऐड कर लिया जैसे कलर ऑफ स्टूडेंट बुक, तो वो आर स्क्वायर को बढ़ाएगा नहीं बल्कि वो आर स्क्वायर को क्या कर देगा, कम कर देगा। इट मीन्स कि अगर कोई अननेसेसरी आप ऐड करते जा रहे हैं तो उससे आर स्क्वायर बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा, तो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि ये जो प्रेडिक्टर अब आपने ऐड किया है ये मॉडल को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ द मॉडल एक्सप्लेनेटरी पावर बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इंक्लूडेड। इसका फार्मूला अगर हम देखें एडजस्टेड आर स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस, ये ओवरऑल उसके साथ मैंने ब्रैकेट लगाया है 1 माइनस, और फिर हमारे पास क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस पी माइनस 1। अब आर स्क्वायर आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, n आपका सैम्पल साइज है, p इज द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, जितने प्रेडिक्टर्स हैं। अगर आप देखें तो ये अब डिनोमिनेटर में आपके पास p ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जितने प्रेडिक्टर्स आप ऐड करते जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर बढ़ती वैल्यू जो है हमारे पास ये p जो है वो ऐड हो रही है, तो ये डिवाइजर में इसका रोल प्ले करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा कि क्या इसको कंट्रोल करेगा कि आप आर स्क्वायर को जो है वो ऊपर ना जाने दें। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू ऐड अ न्यू प्रेडिक्टर वेरिएबल टू अ रिग्रेशन मॉडल, इफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीजेस इट इंडिकेट्स दैट द न्यू वेरिएबल इम्प्रूव्स द मॉडल, इफ इट डिक्रीज द वेरिएबल माइट बी रिडेंडेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए। मीन्स कि एडजस्टेड आर स्क्वायर को अगर आप देखें और अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्लोजर टू 1 आए, इसका मतलब है कि आप प्रेडिक्टर ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो प्रेडिक्टर एक मीनिंगफुल प्रेडिक्टर है। लेकिन अगर न्यू वेरिएबल ऐड करने के बाद आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कम आती है, तो इट मीन्स कि ये जो आपने न्यू प्रेडिक्टर ऐड किया है ये मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि वो मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर को कम कर रहा है, उसके आर स्क्वायर को कम कर रहा है। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ आप अगर देखें तो ये आपको इजीली अवेलेबल होंगी। आप SPSS पे करें अगर इसको, या R पे आप परफॉर्म करेंगे रिग्रेशन, तो वहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यूज़ भी आती हैं, वहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज़ भी आती हैं, और हम उसको फिर अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे जो है एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से ये वाला कॉन्सेप्ट गुडनेस ऑफ फिट का क्लियर हो गया। बट एक थर्ड टर्म जो यूज जब मेट्रिक यूज होता है दैट इज प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर। इसके नाम को ही अगर आप देखें तो ऐसा आर स्क्वायर जो प्रडिक्शन मतलब आपका मॉडल जितनी अच्छी प्रडिक्शन करेगा, अगर प्रेडिक्ट उतना ही प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर अच्छा आएगा। मीन्स के लेट्स से मॉडल्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट न्यू अनसीन डाटा, जितना अनसीन डाटा को उसने अच्छे से प्रेडिक्ट किया, और कैसे अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा, जितना अच्छा आपने मॉडल फिट किया होगा, जितना अच्छा पैटर्न उसे रीड करवाया होगा, उतना ही वो अननोन वैल्यूज अनसीन डाटा के लिए मॉडल को अच्छा प्रेडिक्ट करेगा। और जब अच्छा प्रेडिक्ट करेगा तो प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर ज़्यादा आएगा। अब जितना प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपका मॉडल जो आपने फिट किया है उसकी प्रोटेक्शन पावर जो है वो बहुत अच्छी है। Let's say it is crucial for models intended for predictive analytics। मीन्स ये प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर हम वहाँ पे फोकस करते हैं जहाँ पे लेट्स से ऑब्वियसली मैंने क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिग्रेशन मॉडल फिट करने का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रेडिक्शन और फॉरकास्टिंग ही होता है। Somehow मतलब इसके कहने इस पॉइंट को लिखने का मेरा मतलब है इट इज़ क्रूशल फॉर मॉडल इंटेंडेड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस, कि जहाँ पे भी आपने फर्दर फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना है, ऐसा मॉडल जहाँ पे भी आपने फिट किया है या वहाँ पे प्रेडिक्टिव आर स्क्वायर को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अ हाई प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर इंश्योर्स दैट द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन न्यू डेटा सेट्स। फॉर एग्जाम्पल प्रेडिक्टिंग सेल रेवेन्यू यूजिंग अ ट्रेनिंग डेटा सेट। Predicted R square of 0.80 indicate that the model can explain 85% of the variability in unseen sales data। अच्छा, अगर आपने आई डोंट नो, अभी तो मेरे ख्याल में आपने मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन फ्यूचर जब आके पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिवीजन करते हैं डाटा की इन टू पार्ट्स, इन ट्रेनिंग सेट एंड इन टेस्टिंग सेट। मीन्स पहले हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, जो पैटर्न डाटा सेट दे के उसको कहते हैं कि पैटर्न रीड करे, और फिर वो उसे कहते हैं कि अननोन जो हमारे पास डाटा है टेस्टिंग डाटा, उस पर हमें बताओ कि हमारे मॉडल ने कितना अच्छा प्रेडिक्ट किया है। तो ये उस लिहाज से यहाँ मैंने ट्रेनिंग डाटा सेट का कॉन्सेप्ट लिखा है। अगर ये सिर्फ अभी इस कॉन्सेप्ट बताने की, अभी आपने फोकस सिर्फ ये करना है कि प्रेडिक्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इट इंडिकेट्स दैट द कि आपका मॉडल की प्रेडिक्शन पावर जो है उतनी ही ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट इज कि लेट्स से कि अगर जैसे मैंने अभी बात की, ये उसी को ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ कि क्वेश्चन अबाउट चेजिंग हाई आर स्क्वायर। हाई आर स्क्वायर आ गया, हम बड़े खुश हो गए कि जी आर स्क्वायर हाई आ गया है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा मॉडल हमने फिट कर लिया है एंड ईच एंड एवरीथिंग बड़ी अच्छी है। बट मे बी के एमिंग फॉर हाई आर स्क्वायर कैन लीड्स टू द इंक्लूजन ऑफ इररेलेवेंट प्रेडिक्टर्स। आर स्क्वायर को अच्छा करने के लिए आप उठा के प्रेडिक्टर्स ऐड करते जाएं, और आपने क्या किया कि आपने इररेलेवेंट प्रेडिक्टर्स ऐड कर दिए, रिजल्टिंग इन ओवरफिटिंग। और इसको जब आप इन इररेलेवेंट प्रेडिक्टर्स ऐड करेंगे और आपका आर स्क्वायर बड़ा अच्छा आता जाएगा, तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि योर मॉडल इज एक्चुअली ओवरफिटिंग, कि वो ओवरफिट कर रहा है। एंड योर मॉडल, जब मॉडल ओवरफिट होता है दैट फेल्स टू जनरलाइज वेल टू न्यू डाटा। इसका मतलब है जब वो ओवरफिट कर रहा है, वो एग्जेजरेट कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि आपके प्रेडिक्टर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप उस मॉडल को न्यू डाटा के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Once again, high R square does not apply causation or that model is good fit। causation means कि actually regression यही relation बताता है ना कि response variable depend करता है आपका predictor पे, means cause and effect का relation बताता है। तो आप ये कह सकते हैं does not apply causation or that the model is a good fit। ज़रूरी नहीं है कि high R square आ जाए, तो उसका ये मतलब नहीं है। Adding more predictors will naturally increase R square even if the predictors are not meaningful। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। Focus should be on the validity of the model and its predictive power rather than just R square। कि हमें उसके प्रेडिक्टिव पावर को बेहतर करना है। प्रेडिक्टिव पावर कब बेहतर होएगी? जब आपके पास आर स्क्वायर की जो हाई वैल्यू है वो ट्रू मीनिंग्स में हाई है, मीन्स कि वाकई आपके प्रेडिक्टर्स रेलिवेंट हैं और वो आर स्क्वायर की वैल्यू हाई दे रहे हैं। और वो इस सिचुएशन में हम कैसे ही उसको चेक कर सकते हैं कि हम सिंपल आर स्क्वायर की बजाय पहले आर स्क्वायर फाइंड करें और फिर उसको मूव करें एडजस्टेड आर स्क्वायर की तरफ, ताकि वो जो बीच में प्रेडिक्टर्स ऐड करने वाला जो वो रोल है वो उसको वो पेनलाइज कर दे अगर कोई इररेलेवेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टर हमने ऐड कर दिया है। लेट्स से हाउस प्राइस जो है वो स्क्वायर फुटेज एज अ प्रेडिक्टर, आपने ये एग्जांपल है हमारे पास। एडिंग वेरिएबल लाइक द कलर ऑफ द फ्रंट डोर, मे बी कलर ऑफ द फ्रंट डोर, अगर आपने एग्जांपल उसमें प्रेडिक्टर ऐड कर दिया है तो वो आर स्क्वायर इंक्रीज कर दे। बट वी ऑल नो दैट
दिस विल नॉट इंक्रीज द मॉडल प्रेडिक्टिव एबिलिटी। वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक प्रेडिक्टर ऐड होने की वजह से आर स्क्वायर हाई कर रहा है। इसलिए हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एडजस्टेड आर स्क्वायर, ताकि वो इफेक्ट ऑफ एडिंग द प्रेडिक्टर्स उसको जो है वो रिमूव कर दे। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाँ, आर स्क्वायर बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमनली। उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन जिम फ्रॉस्ट ने अपनी बुक में उसको डिनोट किया विद कैपिटल एस। सम टाइम अगर आप जर्नल बाकी इंटरनेट पे या बाकी बुक्स में या कहीं आर्टिकल्स में चेक करें तो वहाँ S.E स्टैंडर्ड एरर S.E भी यूज़ होता है, बट एज वी आर फॉलोइंग द बुक ऑफ जिम फ्रॉस्ट एज अ टेक्स्ट बुक, सो इसलिए मैंने वही नोटेशन S की यूज़ किया। अदरवाइज S.E का भी मतलब है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन क्या है? लेट्स से कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन मेजर्स द एवरेज डिस्टेंस दैट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वैल्यू। लेट्स से अपने ज़हन में वो फार्मूला लाएं y माइनस वाई हैट का, समेशन y माइनस वाई हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस p माइनस वन, मीन्स जितने आपके उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। n माइनस p माइनस वन मीन्स जितने उसके प्रेडिक्टर्स हैं n माइनस p माइनस वन ऑब्जर्वेशन में से माइनस हो जाएंगे। अब ऊपर अगर हमारा फोकस न्यूमरेटर पे है कि जहाँ समेशन y माइनस वाई हैट है, कि y आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, y ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और उनका डिफरेंस फ्रॉम प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ y हैट, जितना आपका ऑब्जर्व्ड और आपकी जो है मींस ट्रू वैल्यूज़ और जो फिटेड वैल्यूज़, जिसको हम फिटेड वैल्यूज़ भी कहते थे, क्योंकि ये हम लेट से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्टिव पावर हम चेक कर रहे हैं तो अनसीन डाटा का के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्टिव वैल्यूज़, अगर अदरवाइज आपने इसके लिए हम फिटेड वैल्यूज़ को वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ट्रू वैल्यूज़ माइनस फिटेड वैल्यूज़। और इसमें ये क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो जो आपने अभी हमने आर स्क्वायर किया था वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, मींस इट हैज़ नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यूज वेरिएशन डिस्कस हो रही है, डिनोमिनेटर में वेरिएशन, तो अगर यूनिट हो भी तो कैंसिल आउट हो जाता है। जबकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन हमारे पास एक एब्सोल्यूट मेट्रिक है, इसका यूनिट वही होगा जिसमें आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल मैयर हो रहा होगा, और स्मॉलर एस इंडिकेट अ बेटर फिट। अब वहाँ पे क्या था, जितना आर स्क्वायर हाई होगा या एडजस्टेड आर स्क्वायर हाई होगा, इट इंडिकेट्स दैट मॉडल इज अ गुड फिट। यहाँ पे क्या होगा, जितना आपके पास एस की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन की वैल्यू स्मॉल होगी, इट मीन्स, अब आप जरा सोचें, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है फार्मूला में, समेशन y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। इसका मतलब है y माइनस वाई हैट जितना आपकी ट्रू वैल्यू के करीब फिटेड वैल्यू होगी उतना डिफरेंस कम आएगा, जितना डिफरेंस कम आएगा तो वो एट दी एंड हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम आएगी हमारे पास, और कम स्टैंडर्ड एरर हमें इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका जो मॉडल है वो बेटर फिट है। इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ टिपिकल एरर इन प्रोडिक्शंस। ऑब्वियसली अगर फिटेड वैल्यूज़ में आए तो फिटेड वैल्यूज़ में, अदरवाइज प्रोडिक्शन में हमारे पास जितना ये एस्टिमेट देता है कि कितना एरर आ रहा है हमारे पास। लेट्स अज्यूम इफ S इक्वल्स टू $500 इन अ हाउस प्राइस प्रोडिक्शन मॉडल, वो जो ऊपर हमने एग्जांपल यूज़ किया हाउस प्राइस प्रोडिक्शन मॉडल में, अगर हमारे पास S की वैल्यू ऑफ अल्टीमेटली स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने से $500 आता है, इट मीन्स दैट एक्चुअल प्राइसेस आर ऑन एवरेज $500 अवे फ्रॉम द प्रेडिक्टेड प्राइसेस। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल प्राइस और जो प्रेडिक्टेड प्राइस के दरमियान डिफरेंस है ऑन एवरेज वो $500 है। अब जितना ये एस की वैल्यू कम होगी स्टैंडर्ड एरर, इतना ही हम कहेंगे कि ये जो मॉडल है ये अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है किसी हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, और जितना बढ़ता जाएगा इट मीन्स कि आपका मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। अब एट द एंड बेटे कुछ कंपैरिजन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन वर्सेस आर स्क्वायर, कौन सा बेटर है, किसको यूज़ करना चाहिए, या मे बी दोनों बेटर हैं, दोनों को कंसिडर करना चाहिए, इस हवाले से हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बोथ आर स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड एरर रिग्रेशन असेसेस द गुडनेस ऑफ इट with different perspectives क्या हैं, आर स्क्वायर्ड measure the proportion of variance या variation explained by the model, while standard error quantifies the average distance between the observed values and the regression line. कंपेरिजन अगर हम करें तो हाई आर स्क्वायर डज नॉट ऑलवेज गारंटी अ स्मॉल स्टैंडर्ड एरर। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास हाई आर स्क्वायर आ गया है तो इसका मतलब है अगर आप उसी मतलब आर स्क्वायर तो हमने फाइंड किया ही है, हम साथ में स्टैंडर्ड एरर भी उसका फाइंड करें तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हाई आर स्क्वायर आएगा तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो ज़रूर लो होएगा या लेस आएगा, क्योंकि वही बात कि हाई आर स्क्वायर में भी हो सकता है ज़्यादा प्रेडिक्टर ऐड करने की वजह से हो जाए, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें तो वो अच्छी प्रेडिक्शंस ना दे रहा हो, मीन्स प्रेडिक्टिव वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा हो। आर स्क्वायर
केयर इज रिलेटिव मैयर वाइल एस स्टैंडर्ड एरर इज एब्सोल्यूट मैयर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बोथ मेट्रिक्स शुड बी कंसिडर्ड टुगेदर टू एवेल्युएट द मॉडल, मीन्स कि दोनों ही मेट्रिक्स को अगर हम साथ लेके चलें, आपको आर स्केयर की वैल्यू और या एडजस्टेड आर स्केयर को भी चेक करना है, साथ में स्टैंडर्ड एरर को। हाई आर स्केयर इंडिकेट करेगा, एडजस्टेड आर स्केयर इंडिकेट करेगा कि मॉडल कैप्चर मोस्ट ऑफ द वेरिएबिलिटी, बट इफ द स्टैंडर्ड एरर इज हाई इट सजेस्ट दैट प्रेडिक्शन डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्चुअल प्राइसेस। इट मीन्स कि ये हमारे पास ऑपोजिट मैट्रिक्स हैं, आर स्केयर हमारे पास हाई हो और अगर सेम मॉडल का स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कम हो तो इट विल इंडिकेट दैट योर मॉडल इज ए गुड फिट। और हम आप यूजुअली मुझे देख रहे होंगे ड्यूरिंग लेक्चर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एडजस्टेड आर स्केयर का वर्ड बोलूँ, बट कॉमनली हम आर स्केयर ही बोल रहे होते हैं। बट जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, हमारा फोकस एडजस्टेड आर स्केयर पे ही होता है। बोलने में सिर्फ हम कह देते हैं आर स्केयर कैसा आया, इट मीन्स कि हमारा फोकस एडजस्टेड आर स्केयर है, क्योंकि एडजस्टेड आर स्केयर इज द ट्रू मैयर, ट्रू मेट्रिक जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मॉडल का जो फिट है वो कितना गुड है। बट ऑब्वियसली अगर आप उसका एडजस्टेड आर स्केयर का फार्मूला देखेंगे तो उसमें आर स्केयर यूज हो रहा है, इट मीन्स कि सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो फाइंड करना ही करना है। तो आई होप सो बेटे ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ एज सच कोई असाइनमेंट अटैच नहीं है। थोड़ा सा हम ये वाला टॉपिक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक एजम्पशंस का कर लें, तो उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट असाइन करूँगी, जिसके ऊपर आपने जब प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर आप इन चीज़ों की इंटरप्रटेशंस कर रहे होंगे कि आर स्केयर को स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन को यूज़ कर रहे होंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि इसको जो है वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इस लेक्चर को बेटे ध्यान से सुने, और से सुने। अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज जब इंशाल्लाह हमारी फिजिकल क्लासेस रिज्यूम होंगी फिर भी हम इसको आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं तो आप कहें मैं लेक्चर आपको भेज रही हूँ और आप इसको सुने ही ना, आप इसको डिटेल से सुने, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली हम इस फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इस टॉपिक तो ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक्स के पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी क्यूरी होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई, तो कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो उसको हम इंशाल्लाह दोबारा से देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चे।